Question number 23. The 8th term of an AP is half of its 2nd term and 11th term exceeds 1/3 of its 4th term by 1. Find the 15th term. So जैसे जैसे मेंशन है हम लोग भी वो सारी चीज़ें वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और यहाँ मेंशन करते हैं. 8th term of an AP. तो 8th term का डिस्कशन है. So let's write A8 and half of its 2nd term. तो 2nd term यानी A2. इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज जैसे जैसे लिखी हैं हम भी यहाँ पर अपडेट करेंगे. इनका कहना है 8th term of an AP इज हाफ. ये हाफ है. किसकी हाफ है? ऑफ इट्स 2nd term. ये है 2nd term. 2nd term की हाफ है तो 2nd term को हमने हाफ कर दिया. 8th term इज हाफ ऑफ इट्स 2nd term. ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब इसे सॉल्व कैसे करें? सिंप्लीफाई करेंगे पहले. लेट मी चेंज द मार्कर. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो A8 की जगह हम क्या पुट करेंगे? A प्लस 7D इक्वल्स, और A2 की जगह क्या रखेंगे? A प्लस 1D यानी कि D डिवाइडेड बाय 2, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, है ना. यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल्स A प्लस D. अब क्या करें? अब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ ले आते हैं और इसको एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. 2A माइनस A प्लस 14D माइनस D इक्वल्स 0. तो ये बन गया सिर्फ A प्लस 13D इक्वल्स 0. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. ठीक है ना. अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर. अब सेकंड पार्ट भी हम ट्राई करते हैं कि कैसे इसकी जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो सकती है. सेकंड पार्ट में कहते हैं द 11th टर्म. तो 11th टर्म का मतलब हुआ A11 एक्सीड्स 1/3. 11th टर्म जो है ना वो एक्सीड कर गई है. एक्सीड कर गई है मतलब 11th टर्म में अगर हमें कैलकुलेट करनी है 11th टर्म तो हमें कुछ एक्सीड करना होगा. किसको एक्सीड करना होगा? 4th टर्म बाय 1. तो ये तो है 4th टर्म. ठीक है, फिर से समझते हैं. 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म. तो 1/3 ऑफ 4th टर्म का मतलब ये हुआ कि 4th टर्म का हमने किया 1/3 और फिर इसमें हमने 1 एक्सीड किया, तब कहीं जाकर हमारी 11th टर्म आएगी. एक बार फिर से समझते हैं. इनका कहना है 11th टर्म, ये हो गई 11th टर्म, एक्सीड्स यानी कि ये ज़्यादा है ना, मोर है. कितनी मोर है? 1 मोर है. 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म. तो पहले हमने 4th टर्म का 1/3 किया, फिर इसमें 1 एक्सीड किया, तब हमें मिली हमारी 11th टर्म. अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. A11 का मतलब हुआ हम इसे लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल्स. A4 का मतलब क्या हुआ? हम इसे लिखेंगे A प्लस 3D, और नीचे हमारे पास 3 है और 1 यहाँ पर सेपरेट है. इसे सॉल्व करने के लिए हम इस 3 को यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट के डेनोमिनेटर में है, बाकी जगह नहीं है ना. तो सब जगह आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इस इक्वेशन में से आप एलिमिनेट कर सकते हैं. 3 जब A से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3A प्लस 3 और 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 30D इक्वल्स. इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका तो पार्ट ही है 3, लेकिन 3 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3. अब इसको भी सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. सब वैल्यूज़ इस 3 को छोड़ के यहाँ ले आते हैं क्योंकि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और AD की फॉर्म में अगर हम इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसे सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ है 3A, A जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 2A, राइट. 30D यहाँ पर है, प्लस का 3D भी इधर आएगा, माइनस का 3D हो जाएगा तो बनेगा 27D. अब क्या बचा यहाँ? सिर्फ 3. मेरे पास अब आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन के मेथड से. अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन के नीचे लिखूंगी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, एलिमिनेशन नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ 2A है, एलिमिनेट नहीं होगा. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसके नीचे लिखेंगे. तो जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2A प्लस 2 को 13 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 26D इक्वल्स 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0. अब ये हमारी बन गई है थर्ड इक्वेशन. क्लियर है.
अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ किया माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, हालांकि 0 पे माइनस का साइन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2a और 2a अब हो गए एलिमिनेट, हमने इन्हें एलिमिनेट किया। 27 माइनस 26 यानी कि d इक्वल्स 3। सो d की वैल्यू 3 आ चुकी है। एक बार क्वेश्चन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 15th टर्म फाइंड करनी है। तो 15th टर्म का मतलब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है a15 यानी a प्लस 14d। तो इसके लिए d तो चाहिए हमें, लेकिन a भी चाहिए, a भी निकालना पड़ेगा। सो अब एक काम करते हैं, d की वैल्यू जो हमें मिल गई है, इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में और a कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि हम सिंपल इक्वेशन के अंदर करते थे, है ना। जो भी हमारी इक्वेशंस होती थी a और d, उसके लिए हम दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। पहले d आप निकाल ही चुके हैं, a की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 13d इक्वल्स 0, a प्लस 13 इंटू 3 इक्वल्स 0। सो a की वैल्यू माइनस का 39 आ जाएगी और ये वैल्यू हम पुट करते हैं हमारी इक्वेशन में, विच इज़ दिस, जो हमें सॉल्व करनी है। तो a की जगह हमने रखा माइनस 39 प्लस 14 और d की जगह लेट्स टेक 3। यहाँ हो गया माइनस का 39 प्लस 42। तो ये जब सब्ट्रैक्ट हुए हमारे पास बचा 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो 3 is the 15th term of this AP.